टॉपिक है टॉपिक नंबर 3 दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब स्टेप्स, मतलब अकाउंटिंग में कौन कौन से स्टेप करने पड़ते हैं जिससे कि हम जो हमारी अकाउंटिंग की यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको एंड यूजर्स तक कम्युनिकेट कर सके। ये हमने पहले भी कर रखे हैं, जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तब भी ये स्टेप थे, जो भी प्रीवियस टॉपिक में आपने अकाउंटिंग के फंक्शंस पढ़े थे ये स्टेप थे। उसी स्टेप को बस डिटेल में आपने एक बार रिवाइज करना है, देखना है। सबसे पहला काम क्या करना होता है अकाउंटिंग में? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किस चीज का होता है? ट्रांजैक्शंस का। आइडेंटिफिकेशन किस चीज का होता है? ट्रांजैक्शन का होता है। ट्रांजैक्शन कितने तरह की होती है? अच्छा, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होती क्या है? ट्रांजैक्शन एनी एक्टिविटी इन दी बिजनेस। बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो ट्रांजैक्शन बन जाती है, किसी भी तरह की एक्टिविटी कोई भी हो रही हो। अब वो ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है, या तो फाइनेंशियल नेचर की होगी या नॉन फाइनेंशियल नेचर की होगी। आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है और कौन सी नॉन फाइनेंशियल नेचर की है। अब फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व हो रही है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं हो रही है वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। एग्जांपल में जैसे परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 मनी इन्वॉल्व हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹5,000 मनी इन्वॉल्व हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पेड सैलरी फॉर ₹2,000 मनी इन्वॉल्व हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगला conflict between purchase manager and sales manager मनी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक मनी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही है हमारे बिजनेस में उसमें कौन सी फाइनेंशियल है कौन सी नॉन फाइनेंशियल है। अब रिकॉर्डिंग सिर्फ किनकी होती है? फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। सेकंड स्टेप जो हमारा आ गया प्रोसेस में दैट इज रिकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफिकेशन, सेकंड था आपका रिकॉर्डिंग। तो आपका जो सेकंड स्टेप है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग सिर्फ किन ट्रांजैक्शंस की होनी है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की होनी है। अब इसके बाद रिकॉर्डिंग क्या करनी है? रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास दो बुक्स हैं, या तो आप जनरल बुक्स में करेंगे या सब्सिडरी बुक में करेंगे। दोनों ही बुक्स को किस एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, उस बुक का नाम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड हो रही है। इतनी बात क्लियर हुई? तो जो आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी है फाइनेंशियल नेचर की, वो या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। वो जब हम चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इसमें बात करेंगे आगे। अब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली या तो यहाँ या तो यहाँ। अब उसके बाद क्या करना है? अभी तो बहुत लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, आप ये तो एंड यूजर्स को बता नहीं पाओगे और ना ही उसको डाटा पढ़ समझ पाएंगे। आपको तो बहुत छोटा सा डाटा देना है एक पेज का, कि एक पेज में आप कम्युनिकेट कर सको कि एंड यूजर्स को आपकी बात समझ में आ जाए। अब उसके लिए इसको और छोटा करते हैं। छोटा करने का मतलब इसको क्या कर रहे हैं हम? क्लासिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में क्या करना होता है? जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस है वो हम किस पर पोस्ट कर देते हैं? लेजर्स में। किसमें पोस्ट कर देते हैं? लेजर्स में पोस्ट कर देते हैं। अब लेजर्स में पोस्ट करने का मतलब जितनी भी इसमें से सिमिलर नेचर की एंट्री होगी, जितनी भी सिमिलर नेचर की एंट्री होगी वो सब एक लेजर में चली जाएगी। जैसे पूरे साल में राम ने आपसे 10 बार गुड्स परचेज करे, तो आपने राम का एक लेजर बना दिया, तो राम की पूरे साल की 10 ट्रांजैक्शंस वो एक लेजर में होगी। इससे फायदा क्या मिलेगा आपको? कि अगर आपको राम आया आपके पास, आपसे पूछे जी मेरा हिसाब बता दो, तो आप सिर्फ राम का लेजर खोलोगे और उसमें हिसाब पता चल जाएगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप पूरे साल की पहले जनरल बुक खोलोगे, सब्सिडी बुक खोलोगे, उसकी 10 ट्रांजैक्शन ढूंढोगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हाथों हाथ टाइम बचता है, उसको बताने के लिए क्या कर लेते हैं? उसको पोस्टिंग लेजर्स में कर लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने साल में 100 बार गुड्स परचेज करे किसी एक पार्टी से, तो आपने वो 100 बार गुड्स परचेज करे, वो आपने एक ही लेजर में चढ़ा दी, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है परचेज, अब आपने एक ही लेजर में चढ़ा दी उस पर्सन की। मान लो शाम से परचेज करे तो वो एक ही उसमें चढ़ा दी। अब शाम का आपको फोन आया, उसने आपसे आपका हिसाब पूछ लिया, तो आप बस शाम का लेजर बोलेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपने शाम से कितने गुड्स लिए हैं और कितने पैसे दे दिए, कितने बच रहे हैं। और अगर ये ना बनाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ आ गया? तो थर्ड स्टेप होता है हमारा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब जितनी भी एंट्री है उसमें जितनी सिमिलर नेचर की एंट्रीज है उसके लिए क्या बना लेते हैं? लेजर्स बना लेते हैं, उनको पोस्ट कर देते हैं लेजर में। अच्छा जी, लेजर बन गए। अब आता है आपका फोर्थ स्टेप समराइजिंग। समराइजिंग में क्या करना है? सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है टू चेक दी अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। मतलब जो आपने लेजर बनाए हैं ये किसी रूल के बेसिस पे बनेंगे, उस रूल को बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट।
एंड डेबिट क्रेडिट का रूल होता है कि जितना डेबिट होगा उसके इक्वली क्रेडिट होगा। ट्रायल बैलेंस का ये काम होता है बस ये चेक करके बताना कि आपका जो टोटल डेबिट है वो टोटल क्रेडिट के बराबर है या नहीं है। इन केस नहीं है तो आपने ऊपर कोई गड़बड़ी कर रखी है, कोई मिस्टेक कर रखी है, पहले आप उसको करेक्ट करिए। इतनी बात क्लियर हुई। क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग में सबसे पहला काम ट्रायल बैलेंस का है, और ट्रायल बैलेंस सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है कि आपने अगर ऊपर कोई गलती करी है तो वो पकड़ में आ जाए। अच्छा जी, ये करेक्ट हो गया। इसके बाद समराइजिंग में दो और काम करने होते हैं। ट्रायल बैलेंस से दो स्टेटमेंट बनानी है। उस स्टेटमेंट के नाम क्या है? सबसे पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, क्या बताता आपको? आपके पूरे साल का प्रॉफिट है, पूरे साल का लॉस कितना आया। दूसरी स्टेटमेंट जो बनती है दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था तीन चीजें बताती है। सबसे पहला आपकी एसेट्स, संपत्ति कितनी बनाई, लायबिलिटी, कर्जा कितना चढ़ा पूरे साल में, एंड लास्ट होता है कैपिटल, आपका बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। तो तीन चीजें बैलेंस शीट बता देगी और प्रॉफिट एंड लॉस आपको ये बता देगी। ये किससे बनती है? ट्रायल बैलेंस से बनती है। और ये तीनों को मिला के क्या बन जाता है? समराइजिंग बन जाता है। समराइजिंग में तीन काम हुए। सबसे पहला ट्रायल बैलेंस बनाना, वो सिर्फ चेक करने के लिए बना रहे हैं कि हमने ऊपर कोई मिस्टेक तो नहीं करी। उसके बाद उससे दो स्टेटमेंट बनती है। इन्हीं स्टेटमेंट के बिहाफ पर हम एंड यूजर्स को कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये वो स्टेटमेंट है, एक तरीके से दो पेज है, एक पेज ट्रेडिंग एंड का और एक पेज बैलेंस शीट का, जिसमें आपकी पूरे साल की जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस करी है, भले करोड़ करी हो, लैक्स में करी हो, कितनी भी करी हो, वो सब इस दो पेजेस में आ जाती है। और यही आपको सामने वाले को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती है और उनके लिए भी आसानी हो जाएगी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है? मैंने कल आपको कहा था कि ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप हिंदी में 10th क्लास में हिंदी में कविता पढ़ते थे तो कविता का अनुवाद करना जरूरी होता है, सेम ऐसे इसका भी अनुवाद करना जरूरी है। तो उसके लिए हम फिफ्थ स्टेप जो हमारा आता है दैट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हम इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे एंड देन इसको इंटरप्रेट करेंगे। एनालाइज एंड इंटरप्रेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? टोटल में चार काम है। सबसे पहला रेशियो एनालिसिस, सेकंड है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, थर्ड है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड फोर्थ है आपका कॉमन एंड कंपैरेटिव साइड स्टेटमेंट। ये जो चारों के चारों टॉपिक हैं, ये 12th के चार चैप्टर हैं जो आप 12th में जाके पढ़ेंगे, एक्सेप्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट, बाकी के आप पढ़ेंगे 12th में जाके। तो ये जो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन है आप कहां पर सीखेंगे? 12th में सीखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, एनालाइज इंटरप्रेट कर लिए, अब क्या करना है? अब इंटरप्रेट हो गया। अब जिनके लिए बनाई गई थी पूरी अकाउंटिंग, जिनके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, मैंने क्या कहा था? अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसका मतलब आपको अपने बिजनेस के बारे में किसी को बताना है, तो मतलब क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। ये सारा काम कम्युनिकेट करने के लिए किया गया है। तो अब आपको जो इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है? सिर्फ कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किसे करना होता है? एंड यूजर्स को करना होता है, जिनके लिए अकाउंटिंग करी गई है। एंड यूजर्स आपके कौन हुए? शेयर होल्डर्स, आपकी कंपनी के मालिक, सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, एम्प्लॉइज जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, बैंक जो जिससे आप लोन लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट जिनके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा, ऐसे और भी हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी कंपनी पैसा लगा रहे हैं, ओनर हो गए। तो ये सारे कस्टमर्स हो गए, ये सारे वो लोग हैं जिनको आपकी इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है और इन्हीं के लिए आप ये सारी माथापच्ची कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो काउंटिंग की प्रोसेस में टोटल में कितने स्टेप हुए? नंबर 1 आपका आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 रिकॉर्डिंग, नंबर 3 क्लासिफाइंग, नंबर 4 समराइजिंग, नंबर 5 एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड नंबर 6 कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? सबसे पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है। रिकॉर्ड से कौन सी होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड का करनी है। सेकंड स्टेप आपका रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड का करनी है तो जनरल बुक में या सब्सिडरी बुक में। उसके बाद आपको उसको छोटा करने के लिए क्लासिफाई करना पड़ता है। स्टेप नंबर 3 क्लासिफाई का मतलब पोस्टिंग दीस ट्रांजैक्शंस टू दी दीस एंट्रीज टू दी लेजर। उसके बाद आपको उसको और छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समराइज। समराइज में आपके स्टेप नंबर 4 3 काम होते हैं। पहला ट्रायल बैलेंस बनता है, उस ट्रायल बैलेंस से 2 स्टेटमेंट बनती है, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। उसके बाद स्टेप नंबर 5 आ जाता है, उस ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट को आप एनालाइज करते हैं एंड उसे इंटरप्रेट करते हैं।
कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। स्टेप नंबर 5 लास्ट में वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए निकाली गई है। स्टेप नंबर 6 कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसको करना है? एंड यूजर्स को, जिनके लिए आप ये अकाउंटिंग कर रहे थे। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? थैंक यू।